सबसे पहले बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत में पीर तक तौसी कर दी है। दौरान समात शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस फाइल हो चुका, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, फिर गिरफ्तारी क्यों? हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके खुलकर खेलना चाहती है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी किसी की अना की तस्कीन से ज्यादा कुछ नहीं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने ज्वाइन किया है। उस्मान, लाहौर हाई कोर्ट में समात का अहवाल दीजिए। जी, आज जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी जो बेंच थे नैब के, जिसकी सरबराही जो है सरदार नईम ने की, और इस केस की जो समात सुबह 10 बजे शुरू हुई और ये तकरीबन 4 घंटे तक जो समात जो है वो मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान थे उन्होंने इस केस की समात की। और दौरान समात जो है जो वकील थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने दलाइल दिए कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीबन 2 साल से नैब की हर पेशी पर उनकी तफ्तीश में भी शामिल तफ्तीश होते रहे हैं, अदालत का भी सामना कर रहे हैं और नैब की तहवील में भी रहे हैं। और ये जो अब नया केस बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती तस्कीन के लिए उन्होंने ये केस बनाया है और ये सरासर झूठ है। इस पर जो अमजद परवेज से जो कि शहबाज शरीफ के वकील थे, उनका मजीद कहना था कि इन्होंने मजीद इस पर रेफरेंस भी दायर कर दिया है, तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है और अब इस पर जिस्मानी रिमांड नहीं बनता। अदालत ने जो इस केस की समात है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा कारकुन भी अहाता अदालत में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनमें मरियम औरंगजेब, अमीर मुकाम, साद रफीक, राना सनाउल्ला और इसके अलावा जो दीगर MP MN थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे जो कि समात को सुन रहे थे। अब जो पीर को 10 बजे जो 2 रुकनी हाई कोर्ट का नैब का बेंच है जिसकी सरबराही सरदार नईम जो कि जज हैं उन्होंने कर रहे थे, वो दोबारा इस केस को 10:30 बजे सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, आपने केस की समात का अहवाल दिया। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त फौज को निशाना बनाया। कल मरियम नवाज को बताना चाहिए था कि 2008 से 2018 तक चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरे में 24 मुलाकातें क्यों की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश नहीं, शहबाज शरीफ बददयानती और करप्शन के केसेस की वजह से जल्द गिरफ्तार होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान में सुकून है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 का खात्मा है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत के ऊपर काबू है तो उसके पीछे वर्दी है। शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी लाजवाल, ताबनाक, बेमिसाल, अनथक और जज्बात के ऊपर मबनी बेमिसाल करप्शन, बदयांती, टकेमारी और पैदागिरी और नौसरबाजी और अकरबा परवरी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अदालती और एहतसाबी अदारों की जरूरत है कि आप गिरफ्तार हों। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वजीर आजम को सैलाब के नुकसानात से आगाह करने के बावजूद विफाकी हुकूमत की बेहिसी पर सख्त एहतजाज करते हैं। सिंध के साथ खड़ा होना तो दूर की बात, आलमी इदारों और दोस्त ममालिक को बताना तक गवारा नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि 2010 के सैलाब में जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी खड़े थे, वजीर आजम उसी तरह सिंध के साथ खड़े हों। वजीर आला सिंध का सूबे में तालीम के दूसरे मरहले के आगाज के लिए 28 सितंबर को जायजा लेने का ऐलान। सिंध में कोरोना वायरस की शरह 1.5% से बढ़कर 3% हो गई है। ऐसी सूरत हाल में स्कूल खोलना दुरुस्त नहीं। सूबाई वजीर सेहत अजरा फजल पेचोहो ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा मौजूदा हालात में कोरोना की दूसरी लहर की पेशगोई है, प्राइमरी स्कूल्स को खोलने में जल्दी न की जाए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों को कम से कम 1 से 1.5 माह का वक्त देना जरूरी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के तालीमी इदारों से वाबस्ता 185 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, ज्यादातर का ताल्लुक कराची से है। सेकेंड वेव की कुछ निशानदेही हैं। इसमें जो है आपका जो है कि 1.52% पे जो था अभी वो 1.5 से 3% पे आपकी अप एंड डाउन जो पॉजिटिविटी हो गई है। मैं बच्चों के मामले में वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम किसी भी किस्म की चांस लें। हम चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 1-2 हफ्ता चल लें और इसके बाद हम उनकी रिज़ल्ट्स देखते हुए फिर हम कॉलेजेस की तरफ, फिर हाई स्कूल्स की तरफ और मिडिल एंड फिर जूनियर स्कूल्स की तरफ जाते। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है सारा सिलसिला और मैं समझती हूँ इसमें तहम्मुल के साथ, बहुत सोच विचार के साथ आई थिंक 1 to 1.5 months और करना चाहिए इन्हें बिफोर दे स्टार्ट ऑपरेशनलाइजिंग एवरीथिंग।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है कि कराची समेत सिंध के स्कूलों में 28 सितंबर से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में तदरीस का एक साथ आगाज़ होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि 6ठी से 8वीं जमात में तालीमी सिलसिला 21 सितंबर से शुरू होना था, ताहम हुकूमत ने इसे एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। 21 सितंबर को 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात में खुलना था, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमने डिले किया और वो क्लासेस भी अब 5वीं जमात के साथ जो बकिया जो निचली क्लासें हैं उनके साथ 28 सितंबर को खुलेंगी। और यही बात आज सीएम साहब ने भी कही है, हम 28 सितंबर को इंशाल्लाह बाकी जो क्लासेस हैं वो सारी खोलेंगे। लेकिन उसमें जो SOPs का इशू है वो वालिदैन से भी गुजारिश कर रहे हैं, तमाम स्कूल से भी करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। बुलेटिन में अभी बात करेंगे यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सऊदी अरब समेत 24 ममालिक के सिफारतकारों, दिफाई अताशियों और आलमी इदारों के नुमाइंदों को कंट्रोल लाइन का दौरा कराया गया। DGISPR ने ब्रीफिंग में बताया कि 2014 से सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। भारतीय काबिज अफवाज कंट्रोल लाइन पर दानिस्ता शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारतीय फौज सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी में भारी हथियार इस्तेमाल कर रही है। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक और मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गैर मुल्की सफरा और अताशी कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत के मुतासरीन से भी मुलाकात उनकी कराई गई। DGISPR ने भारतीय गोलाबारी के सबूत भी गैर मुल्की सफरा और दिफाई अताशियों को दिखाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ज़रगून, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफारतकारों को, सफीरों को और मुख्तलिफ आलमी इदारों के नुमाइंदों को आज जूड़ा सेक्टर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरा कराया गया और कंट्रोल लाइन के जूड़ा सेक्टर का दौरा करने वाले सफारतकारों ने भारतीय फायरिंग का निशाना बनने वाले वहाँ के जो लोकल रिहायशी है, सिविलियन पॉपुलेशन है, उनसे मुलाकात की और उनमें ख़वातीन और बच्चे भी थे जिनसे सफारतकारों के इस वक्त से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके अलावा गैर मुल्की सफारतकारों ने जूड़ा बाजार का भी दौरा किया, वहाँ उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की, उनकी जो डैमेज यानी मुतासरा दुकानें हैं वो भी देखी और उनसे खूब उन्होंने घुल मिल कर उन हकीकत हाल जो है उन्होंने खुद जानी। गैर मुल्की सफारतखानों ने भारतीय फायरिंग और गोलाबारी का निशाना बनने वाले जूड़ा के जो घर हैं उनका भी दौरा किया और उन्होंने खुद अपनी आंखों से ज़मीनी हकायक देखे और घरों के मुतासरीन से भी उन्होंने बातें की। इसके अलावा इस वक्त को जो वहाँ उस एरिया में, उस सेक्टर में सिविलियन पॉपुलेशन के लिए बनाए गए जो हिफाजती बंकर्स हैं वो भी दिखाए गए। तो इस वक्त में जो है वो मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया इस बात पर कि उन्हें इन लोगों से मिलने के लिए एक्सेस दी गई और ये खुद उन लोगों से उन्होंने अट्रैक्ट किया और वहाँ के हालात जाने। जी बहुत शुक्रिया ज़रगून, तफसीलन आप आगाह कर रहे थे। कराची में बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 600 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे है। कराची के इलाकों कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, खारादर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ मलीर, लांढी, कायदाबाद और लियारी के इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी, गैस पर चलने वाले 3 पावर प्लांट मुतासिर हैं। दूसरी तरफ सुई सदरन गैस के तर्जुमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 200 MMCFD गैस फराहम की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग पर शहरियों से मुआफ़ी मांग ली है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक के 5 पावर प्लांट्स में से 4 गैस पर चलते हैं, सिर्फ एक फर्नेस ऑयल से चलता है। SSGC की जानिब से मतलूबा गैस तो मिल रही है लेकिन वो गैस मतलूबा प्रेशर में नहीं मिल रही, जिसके बायस 2 पावर प्लांट्स में पैदावार मुतासिर है। हमारे 5 पावर प्लांट्स हैं जिसमें से 4 पावर प्लांट्स गैस पे ऑपरेट करते हैं। हमारे प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए एक सर्टेन गैस प्रेशर चाहिए होता है। वाइल SSGC की जानिब से हमें रिक्वायर्ड गैस की वॉल्यूम दी जा रही है लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो निहायत कम है। हमारे 2 पावर प्लांट्स एटलीस्ट ऑपरेट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से लगभग 250 से 300 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। डिमांड जहां
थी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन सप्लाई में इस गैस प्रेशर की कमी की वजह से कमी आ गई है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जॉन्स हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए हैं। डीन जॉन्स कमेंट्री के सिलसिले में भारत में मौजूद थे। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जोन्स हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए हैं। इंडियन मीडिया का ये बताना है। डीन जोन्स कमेंट्री के सिलसिले में भारत में मौजूद थे। डीन जोन्स की उम्र 59 साल थी और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उन्होंने 52 टेस्ट और 164 वनडेज खेले। डीन जोन्स PSL की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच और मेंटो भी थे। बहुत ही पॉपुलर जानी मानी शख्सियत क्रिकेट की दुनिया की डीन जोन्स, जो कि जिनके अब मनाजिर भी आप देख रहे हैं, वो यादें आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो जुड़े हुए थे। उसके कोच भी थे, मेंटो भी थे, और जिस तरीके से वो टीम में एनर्जी लेकर आते थे और जिस तरीके से वो हिकमत अमली बताया करते थे, इन्वॉल्व होते थे हमेशा टीम में। ये देखें, मोहम्मद शमी के साथ खड़े हुए हैं डीन जोन्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड में स्ट्रैटेजी बन रही है बॉलिंग की, फील्डिंग की। डीन जोन्स साबिक ऑस्ट्रेलवी बैट्समैन हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए हैं। इंडियन मीडिया का ये बताना है और ये कमेंट्री के सिलसिले में भारत में मौजूद थे। 59 साल उम्र थी डीन जोन्स की और डीन जोन्स ने 52 टेस्ट और 164 वनडेज खेले हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, यकीनन बड़ी अफसोस की खबर है, उम्र तो उनकी ज़्यादा नहीं थी, अचानक दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गए। मेरा ख्याल है ये इतनी स्ट्रेंज खबर है, ये इतनी अभी खबर आई है और अभी तक क्रिकेट के हलकों में तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि वो जितने हेल्दी और जितने लाइवली और जितना अपना ख्याल रखने वाले थे और जितने एक्टिव थे, और अभी आपको पता है अभी IPL में वो कमेंट्री कर रहे थे, डग आउट का हिस्सा थे। तो डीन जॉन्स का इस तरह अचानक जाना ये बताता है कि असल में जिंदगी कितनी मुख्तसर और कितनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है कि आपको पता नहीं होता कि एक रात पहले कल वो इतनी मजे मजे की ट्वीट्स में उनकी पढ़ रही थी और सबको वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, दुनिया भर के प्लेयर्स को, और आज वो नहीं है। जिस तरह उन्होंने काम किया है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ, तो वो जो उनका नाम था ही, लेकिन जो हमारी कुर्बत उनसे ज्यादा बड़ी थी वो PSL की वजह से थी, कि जिसमें वो पहले इस्लामाबाद के साथ उन्होंने कई साल काम किया और उनकी रेड डायरी जो है वो मशहूर थी। उसके बाद फिर उन्होंने कराची किंग्स को ज्वाइन किया, वहाँ उनकी ब्लू डायरी मशहूर हुई, जो एज ए कोच वो नोट्स लेते थे, तो अपना बड़ा कलरफुल और सूटेड बूटेड रहा करते थे, बहुत ही लाइवली आदमी। और अभी उनसे रिसेंटली मुलाकात भी हुई थी PSL पे, तो इस वक्त तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त वो दुनिया से जा चुके हैं। मगर बहरहाल जो दुनिया में आया है उसको जाना है, बहुत ज्यादा अफसोस है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस वक्त जो क्रिकेट वर्ल्ड है वो तो इस वक्त शॉक में है। जी, आलिया हमारे साथ ही रहिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया। याया, कहिएगा, एक खासा डीन जोन्स का ये था जो बहुत कम साबिक क्रिकेटर्स में होता है कि वो निचली सतह पर आकर और डोमेस्टिक एक बड़े मानूस सी शख्सियत है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वक्तन फवक्तन गुफ्तगू किया करते थे, और पाकिस्तान सुपर लीग जब पाकिस्तान में आई तो वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, फिर कराची किंग्स के साथ उन्होंने अपनी आखिरी असाइनमेंट की और खासे मुतहर्रिक रहते थे। और उनकी जो सबसे खास बात थी वो यही थी कि वो एक रिवायती कोच की तरह ट्रैक सूट में नजर नहीं आते थे, बल्कि वो सूटेड बूटेड होते थे, और इस चीज़ को बड़ा नोट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लोगों को बताता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ब्रीफ करता हूँ। तो 52 टेस्ट मैच, 164 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले डीन जॉन्स, जो कि 1987 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली मरतबा ईडन गार्डन कोलकाता में वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीती थी, उस फातेह टीम के रुकन थे। और क्रिकेट की दुनिया में एक जारहा मिजाज बल्लेबाज की हैसियत से मशहूर होने के बाद वो कमेंट्री की दुनिया में आए, फिर उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा, और पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा उनको याद रखा जाएगा। ये क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, क्योंकि डीन जॉन्स सिर्फ 59 बरस उनकी उम्र थी और वो 24 मार्च 1961 को मेलबर्न में पैदा हुए थे। तो अगले बरस वो अपनी 60वीं सालगिरह मनाते हैं, लेकिन इस वक्त वो इंडिया में मौजूद थे और वहाँ पर वो जांबर ना हो सके अर्ज़ क़ल्ब की वजह से। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर डीन जॉन्स इस वक्त क्रिकेट के हवाले से, खासतौर पर लीग्स के हवाले से, कमेंट्री के हवाले से एक बड़ा जाना पहचाना नाम। अच्छा आलिया, आप ये कहेगा, वैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उनकी खिदमात है ही, जो PSL के लिए उनकी खिदमात है उसको आप कैसे देखती है? एक PSL को ब्रांड बनाने में, और जो भी हम भी मनाजिर इस वक्त उनके दिखा रहे हैं, तो बड़ा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने PSL में। देखिए उनकी जो खूबी थी ना, वो एक तो ये कि वो नेचुरली शोमैन थे,
और पॉपुलर भी बहुत थे। उसकी एक वजह ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत थे, वो लगी लिपटी नहीं रखते थे। ऑस्ट्रेलियंस का वैसे भी ये खासा होता है। तो उन्होंने टेस्ट मैचेस में 46 की एवरेज की, लेकिन वो हमेशा जो भी प्लेयर, जो नौजवान प्लेयर उनके सामने आता था, जो उसकी अच्छाइयाँ, खूबियाँ, कमजोरियाँ होती थी, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते थे। इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो डग आउट था, जो उनका कैंप था, उसमें वो बहुत पॉपुलर रहे। मिसबाह उल हक के साथ भी उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग रही, लेकिन वो इन चीज़ों को प्रोफेशनली बहुत अच्छी तरह, जिसको कहते हैं ना समझाने वाली चीज़, कन्वे करने वाली, बगैर किसी का दिल दुखाए हुए, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बिल्कुल ये नहीं करते थे कि अगर किसी की कोई चीज़ उनको बुरी लग रही है तो वो उसको छुपा लें। वो उसको बड़े प्यार से, अपने तरीके से, मजाक से, वो बड़े मजे से वो कन्वे जरूर करते थे। और इसीलिए पॉपुलर कमेंटेटर भी रहे हैं कि उनकी हिस्सा मजा बहुत अच्छी थी। गेम की अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्वियसली उनकी बहुत बड़ा नाम था वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। और उसके बाद फिर जो ये कोचिंग में आए हैं, तो हमारे यहाँ PSL में बहुत ज्यादा पॉपुलर जो हैं वो इसी वजह से हुए कि उनकी एक तो जो ड्रेसिंग है उसके ऊपर बाकायदा कमेंटेटर्स वो मजाक भी किया करते थे कि ये सूट पहन के PSL के मैचेस में बैठे हैं, कहीं से कोच नहीं लग रहा है कि वो किसी फंक्शन पे या दावत खाने आए हैं। मगर यकीनन पाकिस्तानियों को उनसे एसोसिएशन का एहसास इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो PSL के साथ मुंसलिक थे। बहुत शुक्रिया आलिया रशीद। और वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में 9 था 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए जी, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें एक तो वजह यह है कि जो डॉलर की कीमत हाई हुई है उस वजह से भी, और मार्केट में कुछ अद्वियात की अदम दस्तियाबी भी इसकी एक वजह है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को मजबूरन इन दवाइयों में इजाफा करना पड़ा। इन दवाइयों की जो तादाद है ये 94 है और इसमें जो मंजूरी दी गई है 9 से 262% तक इसमें इजाफा किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो आम जो लोग इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ, जिसमें बुखार की, सर दर्द की, अमराज कल्ब की, मलेरिया, शुगर, गले में खराश, फ्लू के अद्वियात भी और एंटीबायोटिक्स भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ आंखों, कान, दांत, मुंह, ब्लड इन्फेक्शन की जो अद्वियात हैं वो भी इसमें शामिल है। ये वो अद्वियात हैं जो आम एक आदमी इस्तेमाल करता है रोजमर्रा के हवाले से। और 68 अद्वियात मकामी है, जबकि 26 इम्पोर्टेड अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जो है वो वफाकी हुकूमत ने दे दी थी। गुज़िश्ता जो इजलास था वफाकी काबीना का मंगल के रोज, उसमें इसकी बाकायदा मंजूरी दी गई थी और अब बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और अब इसमें यह भी शामिल है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो जून 2021 तक कीमतों में मजीद इजाफा करने की मजाज नहीं होगी। उन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये अद्वियात महंगी की गई है। जी बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका है। सारा पाकिस्तान जानता है ये हुकूमत कैसे आई। बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया है। नैब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी टस से मस नहीं हो रहा। बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा इदारा जो जिसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज ना हुकूमत को चलने देता है ना सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से मस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब या तो पढ़ नहीं सकते हैं या उनको किसी ने बताया नहीं कि जजमेंट्स आई हैं। यहाँ तो मामला मुल्क को चलाने का है, हुकूमत की नाकामी का है। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अब मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस मामले पर काम कर रही है। मौसम बदल रहा है तो सर्दी में थोड़ी देर लगती है सबसे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने FIA तलबी पर अपना तफसीली जवाब जमा करा दिया। तफसीली जवाब में कहा गया है कि उनकी शुगर मिल्स में 12,000 से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुंसलिक हैं। 50,000 से ज़ायद काश्तकारों समेत दीगर को रोजगार फराहम कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने जवाब में कहा कि 3 साल में गन्ने के काश्तकारों को 81 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की, जो इस दौरान खरीदे गए कुल गन्ने का 98.5% बनता है। उनकी शुगर मिल सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए टैक्स जमा कराती हैं। आज तक कोई कर्जा डिफ़ॉल्ट नहीं किया। यही वजह है कि मुल्क भर के बैंक उन पर भरोसा करते हैं।
वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम ने वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वजीर आला सिंध को ख़त लिखकर कहा है कि पंजाब के लिए गंदम की सप्लाई न रोकी जाए। फ़खर इमाम ने अपने ख़त में कहा कि पंजाब हुकूमत ने वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम रोकने का मामला उठाया। सिंध हुकूमत के इक़दाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। वजीर आला सिंध ज़ाती तौर पर मामले को देखें और गंदम ना रोकें। खत में कहा गया है कि आइन के मुताबिक सिंध हुकूमत गंदम नहीं रोक सकती।